नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12 आर.बी.एस.सी के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिनको सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ना है। चैप्टर 13 है वेक्टर्स। इसमें ये आज मैं वीडियो नंबर 3 प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पहले मैं 2 वीडियो प्रस्तुत कर चुका था, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। देखिएगा, जब ये तीनों वीडियो आप लगातार देखेंगे, वीडियो 1, 2 एंड 3 करीबन तीनों मिला के 1.5 घंटे के होंगे, तो इसमें जो पहली एक्सरसाइज है 13.1 वो आप पूरी कर पाएंगे। देखिए, मेरी जो प्रायोरिटी है वो आपको बेसिकली पढ़ाने की है, क्वेश्चंस कराने की नहीं है। क्वेश्चंस आप स्वयं करेंगे और जहाँ कहीं दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन में, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ़ोन ना करें, व्हाट्सअप करें, ठीक है? तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। तो आज इस वीडियो में मैं भी कुछ बातें समझाऊँगा। वो है किसी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, फिर यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, फिर जो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से कुछ बातें समझेंगे, फिर अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टी कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे ये 3 पॉइंट कोलिनियर है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। और उसके अलावा कोई ट्रायंगल है तो वो किस प्रकार का, राइट एंगल है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है। फिर हम करेंगे सेक्शन फार्मूला। ये सब कुछ आज हम करने जा रहे हैं। उसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर्स की, जो क्रम विनिमयता है यानी कि कॉम्यूटेटिविटी, और साहचर्यता है, एसोसिएटिविटी, इन पे हम डिस्कस करेंगे आज। ये वीडियो भी लगभग आधे घंटे का होगा। इसको आप शुरू से आखिर तक देखें और अच्छा लगे तो ज़रूर इसको लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मुझे बताना है किसी वेक्टर की मॉडुलस के बारे में। देखिए, मैं जो 2 वीडियो पहले बता चुका था उसके आधार पर आगे काम कर रहा हूँ। लेट माना कि कोई वेक्टर ए है जो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसका जो मॉडुलस होगा वो होगा √x² प्लस y² प्लस जेड। ये आप ध्यान रखें। कैसे होगा इसको समझ लीजिए आप। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जब अपन बात करते हैं 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब जानते हैं ये x होगा, ये y होगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये √x² प्लस y² हुई कि नहीं हुई? पाइथागोरस थ्योरम से ये राइट एंगल है ना, ये OAB ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये आधार है, ये लंब है यानी कि बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? √इसका² प्लस इसका²। लेकिन आपने कहा था, याद कीजिए, जो OP वेक्टर है पिछले वीडियो में वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और अभी जो ये OP की जो लंबाई है, ये वेक्टर OP है ना, इसकी जो लंबाई है यानी कि OP का जो मॉडुलस है वो आ रहा √x² प्लस y²। निकाल के बताया ना पाइथागोरस से, √x² प्लस y²। तो इससे आपकी बातें सारी क्लियर हो गई कि अगर कोई वेक्टर xi प्लस yj है तो उसका मॉडुलस होगा √x² प्लस y²। ये तो xy की बात थी। ये xyz की जो बात 2D में लागू हो रही है वो 3D में लागू हो जाएगी। कहाँ दिक्कत है इसके अंदर? 3D में आपको याद होगा मैंने ऐसे कुछ बताया था। ये xy था इस प्रकार से, और फिर ये ऐसे था, और ये इस तरह से था। ये यहाँ ये समकोण था, यहाँ ये समकोण था। इसको याद कीजिएगा, ये x था, ये y था, ये z था। तो ये जो डिस्टेंस है कौन सी वाली? ये वाली, ये वाली, ये क्या हो रही थी? √x² प्लस y²। ये वाली यहाँ से यहाँ तक। फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या हो जाएगी? √इसका² प्लस इसका²। √x² प्लस y² का स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस y² आएगा। जेड का करेंगे तो z² आएगा। तो ये भी किया जा सकता है। तो ये मेरा पहला बिंदु आज का था समझाने का, जो मैंने समझाया कि किसी भी वेक्टर को अगर आपको ज्ञात, कोई वेक्टर आपको ज्ञात है इन टर्म्स ऑफ आई जे के, xi प्लस yj। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर a है, ठीक है, दिया 2i प्लस 3j प्लस 7k,
और आपको इसका मॉडुलस निकालना है, इसका मापांक ज्ञात करना है। तो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, बस इतनी तो बात है। तो ये आज का पहला पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट जो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है डिस्टेंस फार्मूला। मैं आपको कह चुका था कि अगर ये वेक्टर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हैं वो x1, y1, z1 है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो d है। तो आपको अगर याद हो तो मैंने वेक्टर ए बी बताया था पिछले वीडियो के अंदर। क्या बताया था? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। जैसे अगर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वेक्टर होता है, इसका मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये जो वेक्टर ए बी है इसमें ये आ रहा है, तो बताइए इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो रहा था। यहाँ एक्स बाई जेड की जगह x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 है। तो ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। अब इस ए बी वेक्टर का जो मॉडुलस है उसी को अपन डी कह रहे हैं। इसका डिस्टेंस बिटवीन दिस इज सेम, वही अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया दो पॉइंट के बीच में विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। अब हम इस डिस्टेंस फार्मूले को काम में लेके बहुत सारी बातें कर सकते हैं। आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, उसका उत्तर दे सकते हैं। तो दो पॉइंट हो गए इस वीडियो के। नाउ पॉइंट नंबर 3 इस वीडियो का। अब देखिएगा, आपको निकालना होता है यूनिट वेक्टर। आपको निकालना होता है यूनिट वेक्टर ए कैप क्या होगा। तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था वीडियो नंबर 1 के अंदर के यूनिट वेक्टर ए कैप जो होता है वो वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मॉडुलस होता है। और वेक्टर ए जो है मैं आपको कह चुका हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन ये होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बस इस तरीके से अपन यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में और आपसे कहा जाए उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता करो, तो आपको उस वेक्टर के अंदर उसके मॉडुलस का भाग लगा देना है। कई बार दो वेक्टर जोड़ देते हैं, जैसे आपको कह दिया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में यूनिट वेक्टर कितना होगा, ये पूछ दिया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ दें, उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको ए और बी को जोड़ देना है। लेट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। आप दो वेक्टर जोड़ दिया सिंपली और उसको सी कह दिया। देन आंसर क्या आ जाएगा? हमें चाहिए ए प्लस बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी ये तो आ गया सी इनकी जोड़। अब अगर सी वेक्टर के अंदर सी के मॉडुलस का भाग लगा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस ये आपको किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना हो या दो वेक्टर की जोड़ की डायरेक्शन में निकालना हो यूनिट वेक्टर, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। मैं देखिए बेसिक बातें बताऊंगा, क्वेश्चंस आप आराम से कर पाएंगे जब बेसिकली कोई चीज़ पढ़ाते हैं और उसके बाद उसको समझ के आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे। एग्जांपल्स हैं, ये जो 13.1 एक्सरसाइज है ना आपकी बुक की, उसके पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं क्वेश्चंस आप करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। और जो कोई एग्जांपल या क्वेश्चन नहीं होता है आप मुझे कहेंगे, मैं उसको हो सकता है कि किताब से भी आसान तरीके से आपको सिखा दूँ। और चौथा पॉइंट आज की वीडियो का, अब देखिएगा कि हमें कई बार आपको 3 वेक्टर दिए होते हैं और प्रूव करना होता है
कि प्रूव करो कि ये किसी ट्रायंगल के साइड्स हैं। इफ़ ए बी एंड सी आर थ्री वेक्टर्स, देन यानी अगर ए बी सी तीन वेक्टर है तो ये तीन वेक्टर किसी ट्रायंगल की तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। कब? उसकी कंडीशन कहेंगे, आपसे वेक्टर दे देंगे आपको आई जे के की फॉर्म के अंदर और कहेंगे प्रूव करो कि ये जो तीन वेक्टर है किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं। देन दीज विल बी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये तीन वेक्टर किसी ट्रायंगल की साइड्स होंगे। कब? इफ़ चार केसेस है, ध्यान रखना। इन तीन वेक्टर में से किन्हीं दो की जोड़ तीसरे के बराबर हो, किन्हीं दो की, या तीनों की जोड़ जीरो हो। इफ़ पहला ए प्लस बी बराबर सी हो और बी प्लस सी बराबर ए हो और सी प्लस ए बराबर बी हो और ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो। बस ये जो चार बातें हैं ना, पहली दूसरी तीसरी चौथी, इनमें से कोई सी लागू हो जाए तो आप मान लेना कि ये तीनों वेक्टर किसी ट्रायंगल की तीन साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए बी सी, आपने इसको वेक्टर ए कह दिया, इसको वेक्टर बी कह दिया, तो ये दोनों तो एक ही ऑर्डर में है ना। तो ये बताओ वेक्टर ए प्लस बी यानी कि सी हुआ कि नहीं हुआ? यानी अगर हम कहते हैं ये ट्रायंगल है और ये दो वेक्टर्स ए और बी हैं तो ये इसकी सम होनी चाहिए ना। इसका मतलब ये सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होना चाहिए। सिमिलरली, या मैंने सी लिया, अगर मान लीजिए मैं यहाँ ए की जगह इसको बी कहता, ये बी होता, ये सी होता, तो ये बी प्लस सी यानी कि ए होता। अगर मैं इसको सी मानता, इसको ए मानता, तो ये सी प्लस ए यानी कि बी होता। अपन रिप्लेस करते हैं ना, ए की जगह बी, बी की जगह सी, सी की जगह ए, तो कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिएगा, अगर मैं ए और बी की सम तो ये सी है, अगर मैं सी के ऑपोजिट एक वेक्टर लगा दूँ, जैसे सी इधर जा रहा है ना, ए बी सी की तरफ, अगर मैं ए से बी की तरफ लगा दूँ इसी क्वांटिटी का वेक्टर सी का ही, दिशा बदल रहा हूँ केवल, फिर इनकी सम जीरो हो जाएगी। अरे भाई, अगर ये दो फोर्सेस हैं, देखिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अगर ये दो फोर्सेस हैं पी और क्यू और ये इसका रिजल्टेंट है आर, अगर मैं इसके रिजल्टेंट के बराबर एक फोर्स लगा दूँ इधर आर डैश, जो इसके इक्वल एंड ऑपोजिट है, तो रिजल्टेंट अल्टीमेट, जैसे देखिए पी और क्यू का रिजल्टेंट आर था, अब पी क्यू और आर का रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आपने इस आर के बराबर फोर्स लगा दिया है। वही चीज़ यहाँ पर है। अगर हम ए और बी का कहते हैं कि सम ये है सी, अगर मैं इस सी के डायरेक्शन को उल्टा कर दूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा और तब ये जोड़ जीरो हो जाएगी। अगर ए प्लस बी बराबर सी है तो माइनस सी करते सी माइनस सी, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो बस आप तो इस बात को ध्यान रखें। अगर ये चीज़ आपके ध्यान में है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको तीन वेक्टर्स दे रखे हैं और आपसे कहा जाएगा कि प्रूव करो कि ये किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो आपको ये चार में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करनी होगी। पहला दूसरा वेक्टर जोड़ा, पहले तो क्या करना, तीनों को जोड़ देना। अगर तीनों की जोड़ जीरो आ गई तो हो गया ये ट्रायंगल। अगर ऐसा नहीं होता है तो फर्स्ट और सेकंड जोड़ना, थर्ड आना चाहिए, सेकंड और थर्ड जोड़ना, फर्स्ट आना चाहिए, थर्ड और फर्स्ट जोड़ना, सेकंड आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ठीक है। अगर इन चारों में से कोई कंडीशन लागू नहीं होती है तो फिर आप पक्का मान लो कि वो ट्रायंगल की साइड्स नहीं हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ बातें इस बारे में समझाई हैं। अब आगे समझते हैं इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका पांचवा। कई बार हमको प्रूव करना पड़ता है कि प्रूव करो कि ये जो तीन पॉइंट्स हैं, ये तीन पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, कोलिनियर है यानी सररेखी हैं।
या ये 3 पॉइंट जो हैं किसी राइट एंगल ट्राइंगल की जो वर्टिसेज है, इस प्रकार से आपको कुछ करना पड़ता है। तो कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तीन बिंदुओं की संरेखीयता, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। एक बात बताइए, अगर ये मैं 3 केसेस लूँ, ये ए, ये बी, ये सी, यहाँ ये ए, ये बी और ये सी, और यहाँ ये ए, ये बी और ये सी। आप ध्यान से देखें, इस केस में आप देखेंगे तो ए बी और बी सी अगर जोड़ते हैं तो ए सी होता है, ठीक है। इस केस में आप अगर ए बी और ए सी जोड़ते हैं, ए बी और ए सी जोड़ते हैं तो बी सी होता है। और इस केस में आप अगर बी सी और ए सी जोड़ते हैं तो ए बी होता है। मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल लाइन की लेंथ की बात कर रहा हूँ। अगर इस लेंथ के अंदर ये लेंथ जोड़ देंगे तो ये लेंथ हो जाएगी, इस लेंथ में ये लेंथ जोड़ें तो ये लेंथ हो जाएगी, और इस लेंथ में ये लेंथ जोड़े तो ये हो जाएगी। यानी या तो ए बी प्लस बी सी इजिकल टू ए सी, या बी सी प्लस ए सी इजिकल टू ए बी, या ए बी प्लस ए सी इजिकल टू बी सी। अगर ये 3 में से कोई सी चीज़ लागू होती है तो हम कह सकते हैं कि ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में हैं। ये तीनों पॉइंट अगर एक लाइन में हैं, ए बी और सी, चाहे ए आगे आए, चाहे बीच में आए, चाहे उधर जाए, तो ये 3 में से कोई एक चौथी कोई चीज़ में हो नहीं सकती। अब आपको क्या पता, आपको क्या दिमाग में बैठ रहा है कि आपको अगर 3 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दे रखे हों, इफ़ यू हैव गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पॉइंट्स, तो आप वेक्टर ए बी बी सी ए सी निकाल सकते हैं आराम से। जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, उसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, पॉइंट बी है, उसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, और पॉइंट सी है, उसका पोजीशन वेक्टर है सी, ठीक है ना। ये पोजीशन वेक्टर है ए का, ये बी का, और ये सी का। आपको क्या करना है, आपको ए बी बी सी ए सी फाइंड करना है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे भाई जैसे वेक्टर ए बी निकालना है तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। बी सी निकालना है, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। ए सी निकालना है, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अब आपने तीनों वेक्टर निकाल दिए, फिर क्या करेंगे आप, ये ए बी वेक्टर है ना, इसका मॉडुलस निकालना है, बी सी का भी मॉडुलस निकालना है, और ए सी का भी मॉडुलस निकालना है। जब आपको वेक्टर पता पड़ गए तो उनका मॉडुलस निकालना कहाँ दिक्कत है, मैंने सिखाया आपको इसी वीडियो के अंदर। अब किसी भी वेक्टर, जैसे वेक्टर ए बी का मॉडुलस मतलब लाइन ए बी की लंबाई, जैसे मैंने कहा ना ए बी की लंबाई, बी सी की लंबाई, ए सी की लंबाई। बस अब आप देखेंगे एक्चुअली क्या है, ए बी का मॉडुलस का मतलब, ए बी वेक्टर का मॉडुलस मतलब ए बी फाइंड हो गया आपके, बी सी वेक्टर का मॉडुलस यानी कि बी सी फाइंड हो गया, और ए सी वेक्टर का मॉडुलस यानी कि ए सी फाइंड हो गया। यानी आपने लाइन ए बी बी सी ए सी निकाल ली, ठीक है ना। और अब आप देखेंगे, आपने जब ए बी बी सी ए सी निकाल ली है, तो अब ये जो 3 कंडीशन मैंने दे रखी है, ये या ये, इन 3 में से कोई सी फुलफिल हो जाए, यानी कि इन दोनों की जोड़ ये आ जाए, या इन दोनों की जोड़ ये आ जाए, या इन दोनों की जोड़ ये आ जाए, तो ये 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होंगे, यानी कि एक ही लाइन में होंगे। ये बात आपको मैं कहना चाहता था। तो ये हो गया कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अच्छा, कोलिनियरिटी जो 3 पॉइंट्स की है, इसके बाद में हम ले सकते हैं टाइप ऑफ ट्राइंगल। मतलब आपको जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ तो कोलिनियर है, इसमें तो क्या है, कोलिनियर है, यानी कि संरेखीय एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी एक लाइन में आए, और ट्राइंगल बना सकते हैं। तो फिर आपको प्रूव करना है वो ट्राइंगल कैसा है। अगर वो ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो कोई सी 2 साइड्स बराबर होंगी,
यानी समद्विबाहु है तो। अगर समबाहु है तो तीनों बराबर होंगी। अगर समकोण त्रिभुज है तो किन्हीं दो साइड्स की स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। आपको गिवन क्या होगा, व्हाट विल बी गिवन, आपको गिवन होगा पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर है बी, एंड पॉइंट सी जिसका पोजीशन वेक्टर सी। ये आपको गिवन होंगे, ये आपको गिवन होंगे। आपको करना क्या है, फाइंड ए बी बी सी ए सी, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने भी बताया था इसके अंदर पॉइंट नंबर 5 के अंदर, एग्जैक्टली ऐसे ही। 3 बिंदु आपको दे रखे हैं, आपने ये ए बी बी सी ए सी वैक्टर निकाल के उनकी मॉडल्स निकाल दी, यानी कि आपने ए बी बी सी ए सी की लेंथ निकाल दी। आपने ये पता कर लिया 3 जो आपके पॉइंट्स हैं ना ए बी सी, उसके हिसाब से आपने डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी और डिस्टेंस ए सी निकाल दी। अब देखिए एक बात ध्यान रखना, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि प्रूव करो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पहले तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो ट्राइंगल है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ये प्रूव करो कि ये 3 पॉइंट्स किसी राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, यानी उसके शीर्ष हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो 3 शीर्ष हैं वो किसी ट्राइंगल के हैं। और ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए मैंने बता रखा था आपको पॉइंट नंबर 4, ये वाला। अगर ए बी सी 3 वेक्टर हैं, किसी ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं, तो या तो किन्हीं 2 वेक्टर की जोड़ तीसरी वेक्टर के बराबर होगी या तीनों वेक्टर की सम 0 होगी। यानी पहला काम तो ये करना पड़ेगा। और ट्राइंगल प्रूव करने के बाद वो प्रूव करना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार का ट्राइंगल है, सीधे नहीं कर सकते आप, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो अब जैसे आपको ये पता पड़ गया कि ये ट्राइंगल तो है, अब पता करेंगे वो ट्राइंगल कैसा है। अब आप देखिए आपके सामने 3 साइड्स आ गई। अब देखिए केस पहला, मान लीजिए प्रूव करना है वो समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो डेफिनेटली ये तीनों बराबर आएंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी आएंगे। आपने निकाल दी ना तीनों, चेक कर लो तीनों बराबर होने चाहिए, तो ये हो गया, लो हो गया प्रूव। ये केस 2, मान लो आपसे कहा जाए सिद्ध करो कि वो समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो उस केस में क्या होगा, कोई सी 2 साइड्स बराबर होंगी, आइदर ए बी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी और ए बी बराबर ए सी, या तो ए बी बी सी या बी सी ए सी या ए बी ए सी। यानी इन तीनों में से कोई एक ही अगर हो गया तो हम कहेंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा, देखिए मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना, ऐसी बातें सिखा रहा हूँ जो हर जगह नहीं मिलेगी आपको, सारी बात आ रही है इसके अंदर। अगर आप मेरे वीडियोस पूरा देखते हैं टॉप स्टार्ट टू फिनिश, तो आपको बहुत सी बात ऐसी मिलेगी जो आपको शायद कहीं ना मिले एक जगह पर। अब आपको करना, मान लीजिए समकोण त्रिभुज, फिर आपको प्रूव करना है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, किन्हीं 2 साइड की स्क्वायर की जोड़ तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। यानी कि या तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, या बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। यानी इन 3 में से कोई सी चीज़ लागू हो जाए तो आप समझ जाना वो समकोण त्रिभुज है। तो ये जो बिंदु क्रमांक 6 है, इसमें मैंने ये पता लगाने की कोशिश की, इसको समझाया कि वो जो 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं ना, वो किस प्रकार के ट्राइंगल का निर्माण करते हैं। तो क्या आपको पता करना, पहले तो प्रूव करना पड़ेगा वो ट्राइंगल है। जब तक ट्राइंगल प्रूव नहीं करेंगे उसके पहले ये काम नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है ना। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये ए बी, ये बी सी
और ये कोई तीसरी हो गई मान लीजिए ये। अच्छा ये ए बी सी तो नाम मैंने दिए हैं, ये है ना ए बी सी तो मैंने कहा है, क्वेश्चन में से नहीं कहा जाएगा। क्वेश्चन में आपको 3 देंगे पोजीशन वेक्टर, तो ज़रूर थोड़ी कि वो मान लीजिए इसको मैंने डी कह दिया। अब अगर आपको ये कह दें ये तीनों ए बी सी और सी डी ये बराबर हो गए, तो क्या ये ट्रायंगल बन गया क्या? ये तीनों देखो बराबर, लेकिन ट्रायंगल तो नहीं बना। ट्रायंगल तो तब बनेगा जब ये यहाँ पे ख़त्म होगा। इसका मतलब आपको पहले तो प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि जो 3 पॉइंट के आपको दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर, वो 3 पॉइंट कोई ट्रायंगल बनाते हैं, ये प्रूव करना पड़ेगा। और ये प्रूव करने के बाद फिर प्रूव किया जाएगा कि वो कैसा ट्रायंगल है। मेरे ख्याल से आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। आपने बिना ट्रायंगल को प्रूव किए अगर प्रूव कर दिया कि 3 आपने निकाल ली बराबर है, वो तो ये केस भी हो सकता है। देखो ये तो बराबर ही है, पर ये कहाँ ट्रायंगल बना है? बना ही नहीं ट्रायंगल। ये चीज़ हो गई इसके अंदर। तो ये मैंने आपको 6 प्रकार के क्वेश्चंस अब तक आपको करवाए हैं, और इसके बाद में एक लास्ट जो क्वेश्चन बनता है वो है विभाजन सूत्र। वो है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला ये वैसे आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो क्लास 10 की, मैं आपको क्लास 10 में ले जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। जैसे ये कोई पॉइंट ए और बी है और ये पॉइंट पी है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और x2 y2, और ये m/n के अनुपात में बांटता है। कौन? ये p पॉइंट ए बी रेखा को। तो बताओ x के कोऑर्डिनेट क्या आ रहे थे? याद करो आप, x का mx2 प्लस nx1 अपॉन m1 प्लस m2। याद आया ना आपको? y कैसे निकालते थे आप? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये क्लास 10 की बात है। ये था अंतः विभाजन, ये था आपका अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीजन। अगर मान लीजिए बाह्य विभाजन होता तो फॉर्मूला क्या बनता? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। अच्छा एक्चुअली वो m n मैंने m1 m2 कर दिया, ये m1 m2 नहीं है भाई, ये m प्लस n है। यहाँ पे क्या है? m प्लस n, और यहाँ पर भी m प्लस n है, तो m माइनस n। और y क्या बन जाएगा? my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस। ये क्लास 10 के फॉर्मूले हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो। अच्छा कई बार आपको ये पता होगा कि अगर आपको मिड पॉइंट निकालना होता, मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु निकालना होता ए बी का, तो कैसे निकालते? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ये आपने क्लास 10 में किया था। अब मैं जो है आपको इसमें आखिरी जो पॉइंट है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पेज नंबर होगा आपका, वीडियो लेक्चर तो तीसरा है, पेज इसमें 5वां है, डेट है 11/9/20। अब देखिएगा, मान लीजिए ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट पी है, ये कोई बी और ये कोई पॉइंट पी है। इसका पोजीशन वेक्टर है ए, इसका पोजीशन वेक्टर है बी, और इसका पोजीशन वेक्टर है आर पी का। और ये पी पॉइंट ए बी लाइन को एम और एन के रेशियो में अंतर विभाजित करता है, इंटरनली डिवाइड करता है। ये ओ है मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन, जिसके रेस्पेक्ट में इसका मतलब हो गया ये वेक्टर ए होगा, ये वेक्टर बी होगा और ये वेक्टर आर होगा।
अब आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वेक्टर आर है ना, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। आर इज इक्वल टू वेक्टर आर जो होगा, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। आर क्या है, इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। पी पॉइंट क्या है, जो ए बी को एम और एन की रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। तो आर वेक्टर जो होगा वो होगा जैसे उसमें था ना mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, वैसे यहाँ हो जाएगा। ये हो जाएगा एम बी प्लस एन ए अपॉन m प्लस n। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए इसको प्रूव कर देता हूँ, इसको मैं प्रूव कर देता हूँ। प्रूव कैसे करें इसको, देखिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए पी, ये लाइन ए पी अपॉन पी बी, लाइन पी बी बराबर m बटा n है, तो कोई गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल सही है। इसका रेशियो m और n का रेशियो बराबर है। ध्यान देना, ये m और n क्या है कि लेंथ नहीं है, रेशियो है। ये ध्यान रखना है इसको। मैं इसको कुछ समय के लिए इसको एम के और एन के कह देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब मैं रेशियो लूँगा ना, जैसे मैंने एम के और एन के किया, तो के कट जाएगा, ये m बटा n आ जाएगा। ये मतलब हो गया। इसका मतलब ये बताइए मेरे को कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू m बटा n हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। इसका मतलब m इंटू पी बी बराबर n इंटू ए पी हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अब देखिए, अगर ये बराबर है तो मैं दोनों तरफ वेक्टर लगा देता हूँ, ये भी बराबर ही होंगे डेफिनेटली। अब m, अब देखिए पी बी क्या होगा, b का पोजीशन वेक्टर माइनस p का पोजीशन वेक्टर। b का पोजीशन वेक्टर क्या है, b, p का क्या है, r n, या ए पी, p का पोजीशन वेक्टर क्या है, r माइनस a का पोजीशन वेक्टर क्या है, a। खोलो ब्रैकेट, एम बी माइनस एम आर इज इक्वल टू एन आर माइनस एन ए। अब देखिए ये उधर ले जाएंगे तो एम आर प्लस एन आर, ये इधर ले जाएंगे तो एम बी प्लस एन ए। अब हम कह सकते हैं कि एम बी प्लस एन ए बराबर आर कॉमन ले लिया, एम प्लस एन। एंड फाइनली अगर मुझे आर निकालना है तो ये एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन, ये लो प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो ये अब मान लीजिए डिवीजन होता है एक्सटर्नल, ये पेज नंबर 6 हो जाएगा, वीडियो तीसरे का पेज नंबर 6, दिनांक 11/9/20। अच्छा, अगर मान लीजिए ये डिवीजन होता है एक्सटर्नल, कैसे करते हैं अपने इसको एक्सटर्नल डिवीजन, देखिए इस प्रकार से। इस बार देखिए ए ये है, बी ये है और पी वो है, यानी इस बार पी ए बी के बीच में नहीं है, ए बी की सीध में तो है लेकिन बाहर है, तो ये एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, ये आर हो गया, यानी ये वेक्टर हो गया आर। ये वेक्टर जो खैर पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर तो इसका ए ही है, इसका पोजीशन वेक्टर बी है, यानी ये बी वेक्टर है। इस बार भी पी जो पॉइंट है वो ए बी को एम और एन के रेशियो में बाई विभाजित करता है। अब कैसे करेंगे तो इसको मुझे समझाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पूरा लाइन खींच के, ये देखिए इस तरह से। यानी पी से जो ए की दूरी है, पी से ए की दूरी, रेशियल डिस्टेंस तो एम है रेशियो, लेकिन मैं इसको एम के कह देता हूँ, और पी से बी की जो दूरी है वो एन के है। एक्चुअली एम इस टू एन का रेशियो है, मैं रेशियो लूँगा तो के कट जाएगा। अब अगर मान लीजिए मुझे आर निकालना पड़े
अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इस बार, एम बी माइनस एन ए अपॉन ये हो जाएगा एम माइनस एन। इसको आप खुद प्रूव कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कैसे करेंगे भाई, ऐसे करेंगे कि ये ए पी अपॉन बी पी, ए पी अपॉन बी पी इजिकल टू एम के अपॉन एन की हो जाएगा एम बटा एन, यानी कि एन ए पी वैक्टर बराबर एम बी पी वैक्टर हो जाएगा बाद में। और फिर वैसे करना जैसे मैं पहले किया था। और अब मैं इस वीडियो को, ये काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका भाई, लेकिन इसको तो आप लास्ट पॉइंट समझा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन कर सकें बाद में। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, उसको प्रूव किया जा सकता है पर मैं अभी प्रूव नहीं करूँगा। देखिए अगर वेक्टर ए और बी को जोड़ो तो वो बी और ए की जोड़ के बराबर होता है, यानी कि क्रम विनिमय। इसको आप आराम से प्रूव कर सकते हो, किताब में मिल जाएगा। नहीं होता है तो मैं करके बता दूंगा, बाद में पूछेंगे तो, कि ए और बी को जोड़ेंगे या बी को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा। इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और दूसरा होता है अगर वेक्टर ए और बी को जोड़ के उसमें सी जोड़ूं, या बी और सी को जोड़ के उसमें ए जोड़ूं, या मैं यानी कि ए प्लस बी को जोड़ के सी जोड़ूं, या ए के अंदर बी और सी की जोड़ को जोड़ूं, ये बराबर आएंगे। इसे कहते हैं साचर्यता या साचर्य गुणधर्म, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप वेक्टर ए में नल वेक्टर जोड़ेंगे तो वापस वही वेक्टर आएगा, या नल वेक्टर में कोई वेक्टर जोड़ेंगे तो वापस वही वेक्टर आएगा ये वाला। यानी कि आप कह सकते हैं कि ए प्लस जीरो बराबर ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ए। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो कुछ ऐसी बातें भी आ सकती हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ ए बी वेक्टर कहा प्लस बी सी कहा, तो ये ध्यान रखना ए सी हो जाएगा, क्योंकि देखो ये बी ख़त्म हो रहा है या बी शुरू हो रहा है, तो ये ए सी रह जाएगा बस, ठीक है ना। वैसे भी आप देखिएगा, अगर मैं आपको कहूँ कि ए बी क्या होगा, कि बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसकी बात, इसको क्या होगा, सी का पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ये बी का पोजीशन वेक्टर से बी का पोजीशन वेक्टर कट जाएगा, क्या बचेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और जब सी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन घटाते हैं तो वो ए सी वेक्टर आता है। ये हो गया। ऐसी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। याद रखना, अगर कोई लगातार वेक्टर्स मिलते हैं, एक वेक्टर जहाँ ख़त्म होता है दूसरा वहाँ शुरू होता है, तो आप उसको आगे ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी वेक्टर है प्लस बी सी है प्लस सी डी है प्लस डी ई है प्लस ई एफ है और प्लस एफ ए आ गया। देखिए ये बी बी मिल रहा है, यहाँ पे सी सी मिल रहा है, यहाँ डी डी मिल रहा है, यहाँ ई ई मिल रहा है, यहाँ एफ ए मिल रहा है। तो ए और ए यानी वेक्टर ए हो जाएगा, यानी कि ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा। अरे भाई बिंदु ए की बिंदु ए से दूरी तो जीरो ही होती है ना, जीरो वेक्टर हो गया। ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है हिंट्स के तौर पर। आप अगर इन तीनों वीडियो को जो मैंने बनाया, पहला दूसरा आज ये तीसरा, इनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तीनों वीडियो को, फिर आप जो 13.1 एक्सरसाइज है उसको पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।